हेलो, क्या हाल चाल बच्चों। सभी का स्वागत करता हूँ। आज इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, और आज इस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के आ गए हैं। बेस्ट सवाल लेकर गए हैं, एकदम बढ़िया से बढ़िया सवाल। सर्किट पे, पावर पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सारे इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी न्यूमेरिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के आए हैं। आज आपके एक भी कॉन्सेप्ट छूटने नहीं पाएंगे, और आप कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के दोबारा कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठोगे तो कभी न्यूमेरिकल फंसेगा नहीं, हमेशा आपसे निपट जाएगा। और स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग, ठीक है। बाकी वीडियो के ही टाइम हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ चुके होंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक दी हुई है, वहाँ से पढ़ लीजिए। अदरवाइज़ आपको जहाँ से मन करे वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल सॉल्विंग की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और चैप्टर बहुत टफ लगता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के सारे जितने भी फॉर्मूले यूज़ होते हैं ड्यूरिंग न्यूमेरिकल सॉल्विंग, सारे फॉर्मूले को हम रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। एक भी फॉर्मूले नहीं छोड़ेंगे, पूरा स्टार्टिंग टू एंड रिवाइज कराएंगे, एकदम रैपिड रिवीजन होगा। पहले तो फॉर्मूलाज का, ठीक है। स्टार्ट करते विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आप चार्ज पढ़ते हैं ना, तो चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, रैपिड रिवीजन कर रहे हैं भाई। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू NE होता है ना। और करंट का क्या फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। अगर मैं Q की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दूँ तो I इज इक्वल्स टू NE बाई टी भी होता है, ठीक है। ये मिल गए दो फॉर्मूले, ठीक है। देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूलाज का रैपिड रिवीजन करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस वजह से, ठीक है। स्टार्ट। तो चार्ज का फॉर्मूला हो गया Q इज इक्वल्स टू NE, और करंट का फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। इसके बाद बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करा जाता है, तो V इज इक्वल्स टू W बाई Q होता है। V इज इक्वल्स टू W बाई Q होता है। जो W होता है वो वर्क डन होता है। क्या होता है, वर्क डन। तो यहाँ से जो वर्क डन होगा वो Q इंटू V हो जाता है, ठीक है। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पर, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है। ये आप नोट कर चुके हैं, और आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप नोट भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बात करते हैं सीरीज की। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो करंट होती है वो उसका सेपरेशन वहां पर नहीं होता। करंट जो होती है वो आई करंट सारे रेजिस्टेंस में आई करंट ही पहुंचती है, ठीक है। उसके अंदर ये सेम जो होता है वो करंट होती है, और डिफरेंट जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज होता है। वोल्टेज डिफरेंट होता है, ये दोनों बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जब इन दोनों को बात को ध्यान में रखेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है, आर इक्विवेलेंट जो होता है, आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू डॉट 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 Rn, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला, V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, ठीक है। और कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट फिर आगे ऐड हो जाता है, उसको कहते हैं R। और R क्या है, रेजिस्टेंस है। R क्या है, रेजिस्टेंस है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये ओम्स लॉ हो गया, चार्ज हो गया, करंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब इसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन भी मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, सारे टॉपिक एकदम क्लियर कर देंगे। आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भूल गए हो पढ़ने के बाद तो भी आपको सारे टॉपिक, इसीलिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ तक, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्विंग के टाइम आपको एक भी क्वेश्चन, एक भी फॉर्मूले आपको ऐसा ना लगे कि भाई मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी आता ही नहीं है ना। इस वजह से हम सब कुछ रिवाइज कराएंगे। इसमें क्या होता है,
इसमें जो सेम होता है वो वोल्टेज सेम होती है, सेम वोल्टेज होती है, बट करंट जो होती है वो डिफरेंट होती है, करंट जो होती है वो डिफरेंट होती है। इसकी वजह से जो इसका जो आर इक्विवेलेंट होता है वो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 1/rn। ठीक है। इसी में एक और टॉपिक आता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, एक होता है मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोला मैंने? मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि एनसीईआरटी एग्जामिनर के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस वजह से हम इस बात कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर टाइम्स ऑफ एन। ठीक है, आर टाइम्स ऑफ एन। अगर यहीं पर मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात की जाएगी, अगर मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात की जाएगी तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आगे ऐसे लिखा हुआ रहेगा, तो उसका आर इक्विवेलेंट जो होगा वो आर बाई एन होगा। क्लियर है? इन दोनों बात को ध्यान रखना है। जो मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल के लिए होता है, और मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज के लिए होता है। क्लियर हो गया? मैंने सब कुछ डिटेल्ड में मैंने लेक्चर को कवर किया, लेक्चर नंबर 1 और 2 में। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पिन कर दूंगा, आप वहां से लेक्चर देख सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग दूसरे नाम से कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हम लोग कहते हैं जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, क्या होता है? H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक, ये मैंने कैसे प्रूफ किया था ये मैंने लेक्चर में बता रखा, आप खाली फॉर्मूले को रिवाइज कर लो कि H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। यहाँ पर जो I होता है वो करंट होता है, R जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, और T जो होता है वो टाइम होता है। और टाइम बेटा सेकंड में होना चाहिए, टाइम जो हो वो सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, उसकी यूनिट में होगा, अगर नहीं होगा तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। एक और फॉर्मूला छूट रहा है, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी यहीं पर कवर कर लेते हैं उसको भी। देखो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रजिस्टिविटी दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ये जो रो है इसी को कहते हैं रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी का मतलब है नेचर ऑफ द मटेरियल। जो भी आपका कंडक्टर है उसका कैसा मटेरियल है उसके बारे में बात करता है कौन? रजिस्टिविटी। क्लियर हो गया? इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है और अभी हम बताएंगे भी। ठीक है। कभी कभी क्या होता है इसकी यूनिट पे पूछ लिया जाता है इसकी यूनिट क्या होती है, तो अभी हम सब कुछ लेक्चर के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे तो सब कुछ क्लियर कर देंगे। अब आगे एक लास्ट टॉपिक है पावर। ठीक है, पावर को भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका पावर। पावर के कुछ ज़्यादा ही फॉर्मूले हैं जो कि यूज भी होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, अगर आप पावर को डिफाइन करोगे तो पावर क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कंज्यूम्ड इन यूनिट टाइम पर सेकेंड, इन यूनिट टाइम पर सेकेंड। तो P इज इक्वल्स टू W/T होता है। ठीक है, W यहाँ पर वर्क डन होता है। कभी कभी क्या होता है ना, हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ जाता है, तो वो यहाँ पर P इज इक्वल्स टू उसको H/T भी कह सकते हैं। P इज इक्वल्स टू H/T भी कह सकते हैं। जब कब? जब वर्क डन हीट के फॉर्म में हो रहा हो। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला, अगर जैसे मैंने अभी पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला बताया था, W इज इक्वल्स टू QV होता है, I इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू IT। क्या करेंगे? यहाँ पर IT को पुट कर देंगे, Q की प्लेस पे IT को पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? I
टी वी, ठीक है। अब मैंने W इज इक्वल टू आई टी वी, अब उसको उठा के यहाँ पर रख देंगे, P इज इक्वल टू आई टी वी अपॉन टी, टी से टी कट जाएगा, यहाँ से पावर का एक फॉर्मूला आ जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। कौन कौन से आपको याद रखने हैं, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, अगर वर्क डन हीट के फॉर्म में है तो P इज इक्वल टू एच बाई टी आपको लगा देना है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस या फिर करंट का कुछ रिलेशन दिया हो तो ये वाला आप फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। एक और फॉर्मूला, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर कहाँ से आया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से फॉर्मूला आया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। वहां पर क्या था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी था, ठीक है। पावर में टाइम का कोई भी रिलेशन नहीं होता पावर का, क्लियर है। पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट, इसकी एसआई यूनिट होती है वॉट, क्लियर हो गया, ठीक है। ये हो गए आपके पावर के फॉर्मूले। एक होता है एनर्जी, एनर्जी कभी कभी पूछ लेते हैं तो वो भी पावर के टर्म में आती है, E इज इक्वल टू पी इंटू टी होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, क्लियर हो गया। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, इसकी जो यूनिट आती है वो जूल होती है, क्या होती है, जूल होती है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक जो कॉमर्शियल यूनिट जो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए पूछ लिया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, उसके बारे में भी हम बताते हैं, ठीक है, और उस पर क्वेश्चन भी कराएंगे भाई, चलो बताते हैं। वो क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट। सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। अगर मैं इसको 10 टू द पावर 3 वाट लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर हम इसकी प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो होती है क्या, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होती है, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। अब इसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, देखो, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को फाइंड करते हो वो होती है वॉट इंटू आवर अपॉन 1000, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना भाई, ठीक है। अब क्या है, एक रिलेशन होता है उसको भी समझ लेते हैं, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 इंटू, अब एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 होते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा, 2 to 4 to 5, 10 टू द पावर 5, 6 हो जाएगा, ठीक है। और किस में आएगा, वॉट आवर में आएगा, ये रिलेशन याद रखिएगा, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000, मैंने किलोवाट आवर को क्या वॉट में ले गए और टाइम पावर को मैंने सेकंड में चेंज कर दिया, और 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट आवर आ गया, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ये सब पावर से रिलेटेड है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे फाइंड करने को कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये हो गया आपका रैपिड रिवीजन। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, सबसे पहले हम लोग करेंगे किसके क्वेश्चन, सबसे पहले करेंगे सर्किट के, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आज ऐसे क्वेश्चन लाए होना कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको पूरी लाइफ में, पूरी लाइफ बात कर रहा हूँ। आप कभी भी इलेक्ट्रिसिटी या सर्किट कोई भी किसी को भी आप समझाना चाहो या बताना चाहो या करना चाहो तो कभी क्वेश्चन फंसेगा नहीं आपसे सर्किट का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन आपका देखिए, ठीक है, ये आपका सर्किट है, ये आपका सर्किट है, यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी है, ये माइनस ये प्लस, ये आपका 20 ओम रजिस्टर है, ठीक है, ये 40 ओम रजिस्टर है, और ये भी 40 ओम रजिस्टर है। इसको R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं, और इसको R3 कह देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे,
नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से क्या करंट निकलेगी, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट आई को मैंने ऐसे निकली यहाँ से। अब करंट जब यहाँ पे गई तो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गई। जब करंट का सेपरेशन शुरू हो जाए, क्या बोला मैंने, जब करंट का सेपरेशन शुरू, सेपरेशन मतलब बंटवारा, जब करंट का बंटवारा स्टार्ट हो जाए, अब यहाँ से आई करंट गई, ठीक, जब इस पॉइंट पे पहुंचेगी ना तो वो कंफ्यूज रहेगी, मैं इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। अब वो कहेगी मुझे जाना इधर भी है उधर भी है, तो दोनों रास्ते कवर करेगी। तो यहाँ उसको I1 करंट दे देगी और अपना उधर चली जाएगी, ठीक है। उसने I1 करंट यहाँ दे दिया, अब उसने कहा अब हम जा रहे हैं आगे। तो जब यहाँ पहुंची फिर वो कंफ्यूज हो गई, तो उसको तो जाना है दोनों रास्ते। तो यहाँ पर क्या किया उसने, I2 करंट दे दिया और वो चली गई आगे की तरफ। जब यहाँ पर पहुंची तो उसके बाद यहाँ जब पहुंची तो यहाँ पर उसने I3 करंट दे दिया। तो यहाँ पर क्या हो, करंट का सेपरेशन हो गया। जहाँ पर करंट का सेपरेशन हो गया दैट मीन्स वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। दैट मीन्स कैसा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। आपको पहला पार्ट वहां पर पूछा जाएगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो। क्या बता दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेकंड पार्ट आपसे कहीं का भी क्वेश्चन उठा लीजिए इलेक्ट्रिसिटी सर्किट का, आपसे 2 ही 3 टाइप्स के आप क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछिएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, फिर कहेगा करंट इन द सर्किट बता दो, करंट इन द सर्किट। अब कभी कभी क्या होता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप करंट क्या होती है, करंट डिफरेंट होती है, वोल्टेज सेम होता है। अब वोल्टेज तो सेम है, सब में 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट जाएगा, लेकिन करंट डिफरेंट है। तो कभी कभी क्या थर्ड पार्ट में पूछ लेता है, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में करंट बताओ। अब देखो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कुछ डिफरेंस दिख रहा है। ये कह रहा है करंट इन द सर्किट, पूरे सर्किट की करंट बताना है, मतलब आई करंट बतानी है। और कह रहा है फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर की करंट बता दो, क्योंकि करंट इसमें डिफरेंट है, इस वजह से ऐसा पूछ रहा है। क्लियर हो गया। अब हम तीनों पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है, तीनों पार्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फर्स्ट पार्ट दैट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/R EQ हो गया, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमने क्या बताया था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर 3 ही रजिस्टर है इसलिए मैंने R3 तक लिया। क्लियर है। अब क्या, मैंने R1 R2 की वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया। ये हो गया 1/40, ये भी हो गया 1/40, ठीक, और ये हो गया 1/20। तीनों को मैंने क्या किया, ऐड कर लिया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे और वो 40 एलसीएम आएगा, 40 एलसीएम आएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 1 ये +2, दैट विल बी 4/40। अब देखो 4/40 ये आपका 1/REQ आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमको REQ जो होगा वो कितना मिल जाएगा, 40/4। इसको कट कर लेंगे तो 10 ओम हमको मिल जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम आ गया, ठीक है। अब इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो अगर कोई पूछे तो बता देना भैया 10 ओम आया, ठीक है, 10 ओम आ गया। अब सेकंड पार्ट, अब फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट कह रहा है करंट इन द सर्किट, पूरे सर्किट में करंट कितनी है, मतलब आई करंट कितनी है। तो हमने आपको बताया सर्किट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको एक लोगों को याद करना होगा, वो है ओम्स बाबा, ठीक है। ओम्स बाबा के बिना कुछ नहीं होने वाला, सर्किट का सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। तो ओम्स बाबा को जरूर याद करिएगा। सर्किट को देखते ही आपको याद होना चाहिए V = IR, V = IR। इस फॉर्मूले के बिना आपसे सर्किट का सवाल तो ना ही होने वाला, ठीक है। ये बात अपने यहाँ पर फिट कर लेना, ठीक है। अब मैंने इस फॉर्मूले को उठाया और इसमें पुट किया। वोल्टेज हमको गिवन है 12 वोल्ट और मुझे रेजिस्टेंस भी गिवन है, मैंने उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिवाइड लिया है, वो हो जाएगा 10 ओम = I। क्या चाहिए, मुझे करंट चाहिए, तो हम करंट निकालो। दैट विल बी 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर। मैंने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया और आंसर आ गया। बोलो क्लियर है। करंट की यूनिट एम्पियर, ऐसा यूनिट उसकी एम्पियर होती है, तो मैंने उसको ए से डिनोट कर दिया। क्लियर हो गया, मैंने 2 पार्ट सॉल्व कर दिए। आई होप अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, इसलिए मैं एकदम स्लो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को हर एक सवाल सॉल्व हो, ठीक है।
खुद मेरे साथ आप कैलकुलेशन करते चलिए, एक मूवी की तरह मत देखिएगा प्लीज़ इसको, ठीक है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और मेरे साथ सॉल्व करिए, सर्किट बनाइए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। और आप चाहे मिड टर्म का एग्ज़ाम दे रहे हो या फर्स्ट प्री बोर्ड या सेकंड प्री बोर्ड, आइदर बोर्ड भी अगर आप दे रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने ही पार्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 ही पार्ट होते हैं और उन तीनों पार्ट के आपको आंसर देने होते हैं, ठीक है। भाई मैंने 2 पार्ट बता दिए, मैंने करंट बता दी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दिया, अब थर्ड पार्ट की बारी है। क्या कह रहा है, फाइंड करंट इन हर एक रजिस्टर में मुझे करंट बतानी है। तो इसकी हेल्प पड़ेगी और इसमें जो रेजिस्टेंस गिवन है उसकी हेल्प पड़ेगी। फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, इसको करते हैं पहले इरेज, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम समझाते हुए चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। देखो मैंने कहा मुझे R1 रेजिस्टेंस में करंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, R1 रेजिस्टेंस में करंट चाहिए, वो I3 है, उसमें I3 करंट जा रही है। मैंने कहा ठीक है, I3 करंट जा रही है और इसका रिलेशन होता है I इज V बाई R। इस रिलेशन को याद रखिए, ठीक, यही से मैंने निकाला है। इस रिलेशन को जब याद रखेंगे तो I इज V बाई, वोल्टेज तो सेम है, 12 वोल्टेज है क्या, उसका रेजिस्टेंस लेना है जिसका आप ले रहे हैं 40, ठीक है। जिसमें I3 करंट जा रही है वही वाला आपको रजिस्टर उठाना है, कोई और मत उठा लेना, ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इवन नंबर काट लेते हैं। 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा ये हो गया आपका, 2 3 ज़ा 2, 3 बाई 10 दैट विल बी 0.3 एम्पियर, 0.3 एम्पियर। बोलो क्लियर है। पहले मतलब I3 वाला जो I3 करंट है वो कितनी है, 0.3 एम्पियर। इस रजिस्टर में कितनी करंट जा रही है, 0.3 एम्पियर। अब फाइंड करते हैं I2 में, जहां पर I2 करंट जा रही है वहां पर कितनी करंट है। रेजिस्टेंस I इज इक्वल टू V बाई आर, दैट विल बी 12 अपॉन, ये भी 40 होगी, इसकी भी उतनी ही आएगी 0.3 एम्पियर, इसकी भी सेम आएगी। क्लियर हो गया। अब आओ तो भैया I1 जरा निकाल लेते हैं। I1 है आपका 12 अपॉन 20 लेंगे इस बार, और ये आपका हो जाएगा 12 बाई 20, दैट विल बी 2 6 2, 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर। मैंने देखो सब में करंट निकाल दी, हर एक रजिस्टर की करंट निकाल दी, I3 भी निकाल दी, I2 भी निकाल दी और I1 भी निकाल दी। क्लियर है, ऐसे ही फाइंड करना है। अब आप जब इन I1 I2 I3 को जब ऐड करेंगे ना तो आपको 1.2 मिल जाएगा। आप चाहे चेक कर लीजिए, जब मुझे I करंट चाहिए होगा तो यही आएगा, आप ऐड कर लीजिए, चेक कर लीजिए। 6 + 3 9, 9 + 3 12, 1 कैरी, अब इधर तो हो गया 1, ये देखो 1.2 एम्पियर आ गया और वही हमारा I आया भी था। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। फिलहाल इसकी जरूरत होती नहीं है, कल मैंने चेक करने के लिए आपको बताया, ठीक है, कि आप ऐसे चेक कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। मैंने इस क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन, सेम तरीके का क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लेकर के आते हैं, ठीक है। चलो दूसरा सर्किट पर आते हैं जल्दी से। मुझे याद आ रहा है, इस जो मेरा सर्किट जो मैं बनाने जा रहा हूँ, इस सर्किट को मैंने लेक्चर के अंदर कवर करा रखा है, ठीक है। तो जो बच्चे लेक्चर देख के आ रहे होंगे उनको ये सवाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ क्लियर हो गया। ये आपका 5 ओम है, ये आपका 10 ओम है, ठीक है। ये आपका 15 ओम है, ये 20 ओम है और ये 25 ओम है। कुछ टफ खतरनाक टाइप का लग रहा है भाई सर्किट, कैसे होगा, है ना, कैसे होगा आप सोच रहे होंगे। देखो देखने में टफ लग रहा है बट करने में बहुत आसान है। आपको वही काम करना है, फिर से आपको पहला पार्ट बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके बताओ।
पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो देखो बताते हैं। जब आप इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस वायर की आप बात करोगे तो यहाँ से आई करंट निकल गई, ठीक है। अब आई करंट जब इस पॉइंट पे पहुंची तो वो कंफ्यूज हो गई। अब उसने कहा मुझे जाना इधर भी है और इधर भी है, ठीक है, दोनों के पास खाना पहुंचाना है, दोनों भूखे हैं भाई, ठीक है। तो वो क्या सोच रहा है, थोड़ा करंट इसको दे देते हैं और थोड़ा करंट इसको दे देते हैं, दोनों का पेट भर जाएगा, दोनों का पेट भर जाएगा। तो I1 इसको दे दिया और I2 इसको दे दिया। मैंने कहा ठीक है, ये भी खुश हम भी खुश, ठीक है, आई भी खुश हो गए और ये भी खुश हो गए। चलो अब जब यहाँ पर करंट का बंटवारा हो गया दैट मीन्स ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब आई का बंटवारा हुआ, आई का सेपरेशन हुआ, करंट का जब सेपरेशन हो गया तो ये दैट मीन्स वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहीं से क्लियर हो गया। तो इस पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/r EQ इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो 10 दैट मीन्स 1/10 प्लस 1/5, ये आपका आ गया 3/10, 3/10 आ गया, ठीक है। अब क्या है, हमको चाहिए REQ, तो इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, इसको कर देंगे क्या, रेसिप्रोकल। तो ये आपका 3.3 ओम समथिंग जाएगा, ठीक है, 3.3। बट हम अभी कह रहे हैं इसको यहीं पर छोड़ दो, ठीक है, आप ये इसी को मानो। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। क्लियर हो गया, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया, अच्छा अभी उसको करना बाकी है। अब ठीक है, मैंने इसको सॉल्व कर लिया। जब मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो सर्किट को हम कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, 10/3 हम लिख सकते हैं ओम, ठीक है। यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ पर। अब इस सर्किट को सॉल्व करते हैं, इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए अब इसका देखो, यहाँ पर वापस आई करंट आ गई, फिर यहाँ पर आई 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 यहाँ पर आई, फिर जब इस पॉइंट पे पहुंची फिर ये कंफ्यूज हो गई। अब उसने कहा इस बार 3 लोग मिल गए भाई साहब। अब 3 लोग मिल गए तो उसको फिर से करंट बांटना स्टार्ट किया। उसने कहा I1 इसको दे देते हैं, I2 इसको दे देते हैं और I3 इसको दे देते हैं। तीनों खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा और तीनों का पेट भी भर जाएगा, है ना। सबका भला सोचा भाई साहब, इसने बहुत भला इंसान है। चलो अब इसका R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो 1/15 1/20 प्लस 1/25। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा आपका 300, ठीक है, 300 ही आएगा, हाँ भाई, ठीक है, 300 आएगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको इंटू 20 कर देते हैं, इसको इंटू 15 कर देते हैं और इसको 6 कर देते हैं। क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया 20 प्लस 6 दैट विल बी 26, 26 प्लस 5 दैट विल बी 41। तो आपका ये 41/300 ओम आ गया। क्या 1/R इक्विवेलेंट हमको चाहिए, क्या R इक्विवेलेंट, तो रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ये आपका R इक्विवेलेंट आ गया भाई, ये आपका R इक्विवेलेंट। अब मैं सर्किट को कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख सकता हूँ 300/41 ओम। देखो ठीक है, यहाँ पर 15 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। क्लियर है, ये 15 है बेटा, 15, ठीक है। अब क्या हो गया, अब यहाँ से आई करंट निकली, यहाँ पर आई पहुंची, आई 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 सब चल रही है, आई ये भी इसमें भी आई, ठीक है। तो आई करंट का सेपरेशन नहीं हुआ। जब सेपरेशन नहीं हुआ तो दैट मीन्स वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंट होती है बेटा, वोल्टेज डिफरेंट होती है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दोनों का R इक्विवेलेंट, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। दैट मीन्स R1 प्लस R2, तो 10/3 प्लस 300/41, इसको कर लेना। दोनों ही प्राइम नंबर है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यह हो गया आपका 410 प्लस 900 अपॉन कितना हो गया, 3 1 3, 3 4 12, और ये हो गया आपका 0 1, ये आपका आ गया R इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पर ऐसी टोकल मत कर देना भाई, क्योंकि R इक्विवेलेंट सीरीज है, ठीक है। क्लियर हो गया।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का निकालेंगे, ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था करंट, इसमें दो ही पार्ट पूछे हैं, करंट। सेकंड पार्ट हमसे पूछा है करंट बता दो पूरे सर्किट में करंट कितनी होगी, पूरे सर्किट में करंट कितनी होगी। चलो फाइंड करते हैं, ये इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देख लो भाई, इरेज करने के बाद मैंने जब करंट, तो भैया फिर से ओम्स बाबा को याद करूँ, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। इनके बिना काम नहीं चलने वाला, इनके बिना काम नहीं चलने वाला, इसको तो आप याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इनको जब याद करोगे तो वोल्टेज आपकी कितनी है, 15 वोल्ट है। आपको करंट फाइंड करना, रेजिस्टेंस कितना आया था इक्विवेलेंट, दैट विल बी 1310 अपॉन 123, इतना ही था। तो 1310 अपॉन 123, 123 ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स 15 इंटू 123 अपॉन 1310। ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी यूनिट एम्पियर में आ जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर। इस दो ही पार्ट पूछे थे, एक और क्वेश्चन करते हैं, वन मोर क्वेश्चन बस, सर्किट पे एक और क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलो टेन ओम, 15 ओम, 20 ओम, 5 ओम। देखो अब इन सवाल में क्या मिक्सचर है, सीरीज भी है, पैरेलल भी है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी था, सीरीज भी था और पैरेलल दोनों में था। यहाँ पर भी देखो, अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ से सपोज करो आई करंट निकल गई, ठीक है। जब यहाँ पर पहुंची तो फिर से करंट का सेपरेशन हो गया। अब यहाँ पर I1 करंट चली गई और यहाँ पर I2 करंट चली गई, ठीक है। अब I1 करंट जब इसमें गई तो इसमें भी I1 ही जाएगी, और I2 जब इसमें गई तो इसमें भी I2 जाएगी। जब यहाँ पर आके दोनों मिलेंगे तो वापस वो I बन जाएगी, वापस क्या बन जाएगी, वो I बन जाएगी। तो जब सेम करंट जा रही हो दोनों रेजिस्टेंस वायर में, दैट मीन्स वो कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन ये जब इन दोनों अलग अलग की बात करेंगे तो पैरेलल है। तो जब इनको सॉल्व कर लेंगे, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं, और इसको R4 मान लेते हैं, ठीक है। तो R1 प्लस R2 मतलब R1 और R2 कैसे सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट को ऐड कर लेते हैं, 10 प्लस 15 कर लेंगे, दैट विल बी 25 ओम, ठीक है। दूसरे के लिए तो R इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, तो R3 जब R4 को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों ये सीरीज में है, दोनों कैसे सीरीज में है, तो 20 प्लस 5 ये भी आपका 25 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब जब इस सर्किट को हम दोबारा ऐसे करके ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये आपको कुछ ऐसा सर्किट टाइप दिखाई देगा, ठीक, देख लो। यहाँ पर आपको 25 ओम मिल गया, यहाँ पर भी 25 ओम मिल गया, और यहाँ पर 45 वोल्ट की बैटरी। बोलो क्लियर, ठीक है। मैंने इन दोनों को अलग अलग सॉल्व किया, दोनों को सॉल्व किया तो ऐसा कुछ बन गया। अब ये दोनों कैसे हैं, जब यहाँ पर I1 करंट अभी गई थी और यहाँ पर I2 करंट गई थी, दैट मीन्स करंट का सेपरेशन, दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो 1/25 प्लस 1/25, 25 एलसीएम होगा, दैट मीन्स विल बी 2/25, और जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 25/2 ओम आ जाएगा आपका R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब जब इसको कर लोगे तो 12.5 ओम आ जाएगा, पॉइंट में अगर ले जाना चाहते हो, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में नेट रेजिस्टेंस ही पूछना है, ठीक है। आप अपने
अपनी तरफ से करंट भी फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं चलो फाइंड करके दिखा सकता हूँ। मैं कहता हूँ चलो इसमें करंट भी फाइंड करते हैं। चलो इस सर्किट में करंट कितनी है, तो फिर से किसको याद करना है, ओम्स लॉ को। V इज इक्वल्स टू आई आर। मुझे चाहिए करंट, वोल्टेज कितनी है 45, रेजिस्टेंस कितनी आई है, मैं 25 को लेता हूँ, ठीक है, और ऊपर 2 को भेज देता हूँ, I इक्वल्स टू, ठीक है। 5 से काट देते हैं, 5 5 जा 25, 5 9 जा, तो 9 2 जा 18 अपॉन 5 इक्वल्स टू I, 5 3 जा 15, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, कर लेते हैं। अच्छा चलो 3.6 एम्पियर इक्वल्स टू आई आएगा। तो आपकी करंट कितनी है 3.6 एम्पियर, ठीक है। क्लियर हो गया, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करेंगे तो उस बुक में क्वेश्चन नंबर जब आप 12 देखेंगे, 12 और 13 दोनों क्वेश्चन एक हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो उसमें क्या है, ड्रॉ सिस्टमैटिक डायग्राम, कुछ रेजिस्टेंस वायर दिए होंगे, उनको आपको ड्रॉ करना होगा। फिर उसके जब क्वेश्चन नंबर 13 जब आप उसको देखेंगे तो वो कह रहा है उसी को जो आपने ड्रॉ किया है उसी को यूज करिए और उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो करते हैं, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी में, आप चाहे देख भी सकते हैं, आपने एक्सरसाइज को ओपन करिए और उसमें क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को चेक करिए, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को लिखते हैं, ठीक है। गिव मी जस्ट मिनट। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistor। ओके, एक प्लग की है भाई उसमें, ठीक है, प्लग की, और उसके बाद ऑल कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट है, और कह रहा है पुट अ, अच्छा इतना ही क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इतना ही क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे तो आपको इतना ही पार्ट गिवन है, ठीक है। तो पहले करते हैं इतना काम। कह रहा है ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट, एक सर्किट का डायग्राम बनाना है जो कि कंसिस्ट करता है एक बैटरी, ठीक है, और एक उसमें उस बैटरी से 3 सेल कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। देखो, और 2 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम का रजिस्टर है, तो ड्रॉ करते हैं। और वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड। सीरीज में मतलब करंट का बंटवारा नहीं हो रहा, करंट का सेपरेशन नहीं हो रहा है, करंट सब में सेम जा रही है, बट वोल्टेज जो है वो डिफरेंट हो रही है। थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं भाई, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से। क्या मैंने सब कुछ इसमें ओम है, ठीक है, ये आपका 5 ओम है, ये 8 ओम है, ये 12 ओम है, ठीक है, और एक प्लग की लगानी है, ठीक है। चलो यहाँ पर लगा देते हैं। ये आपकी प्लग की लग गई, ठीक है, आपका सिस्टमैटिक डायग्राम बन चुका, ठीक है। क्लियर, और कुछ तो छूट नहीं रहा भाई, ठीक है। मैंने बैटरी बना ली, बैटरी 2 वोल्ट की है, यहाँ पर 2 वोल्ट लिख लो। क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर। अब मैंने जितनी बात क्वेश्चन में थी मैंने कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जब 13 चेक करेंगे तो उसमें कह रहा है कि जो 12 ओम का रजिस्टर है, जो 12 ओम का रजिस्टर है उसमें एक वोल्ट मीटर को लगा दिया गया है। किसको, वोल्ट मीटर को, ठीक है। ये आपका
इसमें मैंने वो क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। और उसके बाद कह रहा है फाइंड करो, क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और उसके बाद कह रहा है करंट इन एमीटर, जब करंट इन एमीटर है दैट मीन्स उसमें एमीटर भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर कहीं पर इसमें एमीटर भी लगा देते हैं, ठीक है। ये इसका नेगेटिव हो जाएगा, ये इसका पॉजिटिव, नहीं एक मिनट, ये इसका नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है, क्लियर हो गया। और कुछ तो नहीं बोला है, ठीक है। तो आपको, और यहाँ पर बोला है फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। तीन क्वेश्चन, तीन पार्ट पूछे, फाइंड पोटेंशियल, फाइंड वी अक्रॉस किसके बीच, 12 ओम रजिस्टर। 12 ओम रजिस्टर में दैट मीन्स आपको तीन पार्ट पूछे हैं। ये ऐसे सवाल कैसे में भाई लॉन्ग में आते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आप करते सॉल्यूशन की बारी, ठीक है। तो वो सीरीज में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर इक्विवेलेंट सीधा सीधा क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। दैट मीन्स 5 + 8 + 12, 12 + 8 20, 20 + 5 25 ओम आपका आर इक्विवेलेंट आ गया। पहला पार्ट हो गया सॉल्व, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब कह रहा है करंट बता दो एमीटर में, एमीटर में कितनी करंट होगी, चलो वो भी बताते हैं। दैट मीन्स आपको करंट ही फाइंड करनी है और कुछ नहीं। तो आपको किसको याद करना है, आपको इन लोगों को याद जरूर करना है भाई, इनको भूलना मत। ओम्स बाबा, ठीक है, ओम्स बाबा को याद करना है। तो भाई इनकी हेल्प से I = V/R, तो वोल्टेज भाई कितना है 25 है, और बैटरी नहीं, एक मिनट 20, वोल्टेज आपका 2 है, और ओम कितना है 25, ठीक है, क्लियर है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20, 0.08, तो करंट कितनी आ गई 0.08 एम्पियर, 0.08 एम्पियर, देख लो, क्लियर हो गया। तो मैंने करंट भी फाइंड कर लिया, दैट मीन्स आपका फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया और सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं भैया थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। कह रहा है फाइंड करो पोटेंशियल अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। अच्छा बात बताइए, इसमें डिफरेंट कौन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स इसमें वोल्टेज डिफरेंट होगा, इसीलिए उसने वोल्टेज पूछा है, ठीक है, क्लियर है। अब मैं चाहता तो अपनी तरफ से, फिलहाल क्वेश्चन में तो इतनी बात बोली गई है, अगर आपका मन करे तो आप इसके बीच में पोटेंशियल निकाल लीजिए, आपका मन करे आप इसके बीच में पोटेंशियल निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्यूरिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको चलो तीनों निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। इस बात को थोड़ा साइड में लिख लेते हैं कि आपकी जो करंट है, आपकी जो करंट है वो 0.08 एम्पियर आई थी, ठीक है। अब चलो एक साइड में हम लोग सारे जितने भी रजिस्टर लगे हैं सब में पोटेंशियल फाइंड करते हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ 12 ओम वाले में ही पूछा था, याद रखिएगा, ठीक है। चलो हम लोग पहले तो 5 ओम वाले, चलो पहले 12 ओम निकाल लेते हैं, पहले 12 ओम में निकाल लेते हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं पहले। तो हमको उन्हीं को याद करना है भाई, ये V = IR, तो V कितना है आपका, V तो सेम, V डिफरेंट रहेगा, V फाइंड करना है। तो V करंट कितनी अभी मैंने निकाली 0.08 इनटू में रेजिस्टेंस कितना आपका है 12 हो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 12 8 × 96, ठीक है। तो यही आपकी वोल्टेज आएगी, यही आपकी वोल्टेज आएगी। क्रॉस 12 ओम रजिस्टर की मैंने वोल्टेज निकाल ली, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। मैंने कहा चलो 8 ओम वाले में निकालते हैं। तो V = IR, इसमें भी लग जाएगा। करंट आपकी 0.08 थी, 0.08 इनटू में 8 कर देंगे तो हो जाएगा 0.64 वोल्ट, क्लियर है। आपने कहा इसमें बता दीजिए, चलो हम इसमें बता देते हैं। V = IR, इसमें भी लगेगा 0.08 इनटू में कर देंगे 5, ये आपका हो जाएगा
0.40 वोल्ट। ठीक है, पॉइंट के पास जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, इसका मतलब आप अगर किसी का 0.4 वोल्ट भी आ रहा है तो वो भी एकदम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो क्लियर। ठीक है, ये दोनों पार्ट मैंने अपनी तरफ से माइंड किए हैं, बाकी क्वेश्चन में यहीं तक ही पूछा था। क्लियर हो गया, अच्छा लगा होगा भाई क्वेश्चन। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी का सवाल था, बढ़िया सवाल था, मैंने कहा इसको ले लेते हैं। ठीक है, थॉट प्रोसेस आपकी बढ़िया से डेवलप हुई होगी। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा स्पीड को करेंगे मेंटेन, अभी तक तो बहुत धीरे धीरे चल रहा था और आप लोगों को समझ में भी आ गया वो भाई चल क्या रहा है। ठीक है, एक ही टाइप के मैंने 2 से 4 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, लैंग्वेज में दे देता है, आपको लैंग्वेज समझनी होती है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पावर से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर rated 500 watt operate 6 hours per day. What is the cost of energy of operate it for 30 days at 4.5 पर किलोवाट आवर। आपका ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन? क्लियर? पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और यहाँ से क्या फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। गिवन हमको क्या क्या गिवन है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर आपको गिवन है, 500 वाट। ठीक है, ऑपरेट 6 आवर पर डे, आपको टाइम दिया है। ठीक, 6 आवर पर डे चलता है। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट, आपसे कॉस्ट पूछिए, कॉस्ट ऑफ एनर्जी। अच्छा ठीक है, कॉस्ट पूछिए, कॉस्ट ऑफ एनर्जी पूछिए। टू ऑफ ऑपरेट इट ऑफ 30 डेज एट अ 4.5 किलोवाट आवर। अब अगर हम उसको 4.5 किलोवाट आवर पे यूज करते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितनी होगी 30 दिन में, वो आपको बतानी है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद करिए, कॉमर्शियल यूनिट में वॉट इनटू आवर्स अपॉन में 1000 बताया था। ठीक है, इसी को यूज करेंगे, इसी को यूज करते हैं। पावर आपको कितनी है 500। ठीक है, 500 कर देते हैं, 6 आवर्स पर डे, तो 6 आवर पर डे कर देते हैं और इनटू में 30 डेज आपको गिवन है, ये आपका 30 डेज गिवन है, इसको कर देते हैं सॉल्व। यहाँ से क्या जाएगी, एनर्जी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको एनर्जी मिल जाएगी। अब जब एनर्जी मिल जाएगी उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो पहले तो एनर्जी फाइंड करते हैं, फिर उसकी कॉस्ट निकालेंगे। तो उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितना आएगा भाई 6, दैट विल बी 90,000। यस, 90,000 जूल। आपकी 90,000 जूल क्या आ गई, एनर्जी आ गई। क्लियर हो गया? जब 90,000 क्या आई एनर्जी, अब मुझे क्या बतानी है, इसकी कॉस्ट बतानी है। अब इसकी क्या बतानी है, कॉस्ट। जब हम 4.5 किलोवाट आवर में यूज करते हैं तो निकाल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन में आपको गिवन है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, ठीक है, 30 डेज एट 4.5 आवर। तो अगर हम इसको चेंज कर लें किसमें, किलोवाट आवर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका 90 किलोवाट आवर में। अगर आप इसको अपॉन क्या कर देते 1000, तो 90 किलोवाट आवर आ जाएगा। तो ये इससे मैच कर गया। अपर बोल रहा है, दैट मीन्स 4.5 अपॉन 90 कर दीजिए, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, यही तो पूछा था।
यही तो पूछा था भाई, कॉस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ ऑपरेट इट ऑफ 30 days एट अ 4.5 किलो पर किलोवाट आवर। ठीक है, कुछ गलत हो गया, 90 किलोवाट आवर। ठीक है, हमको कॉस्ट चाहिए, ओहो 4.5 इंटू हमें 90 हो जाएगा बेटा। ठीक है, डिवाइड कहाँ, चलो ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। तो 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36 प्लस 4 40, और ये आपका जीरो लग गया, दैट विल बी 405 रुपीज़ कॉस्ट आ गई बेटा। 405 रुपये जमा करना है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। रेफ्रिजरेटर आप 6 घंटे पर डे चलाते हैं, तो इसके हिसाब से आपको बिजली का बिल जमा कर देना है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको करते हैं रेस। तो ऐसे आप अपने घर का भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एन इलेक्ट्रिक फैन runs from 220 volt by main supply the current flowing through it is 0.6 ampere. At what rate is the electrical energy transformed by the fan? ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन 2 मिनट। पहले तो क्वेश्चन को करते हैं रीड। मेरा क्वेश्चन लिखने का एक ही इंटेंशन रहता है कि मैं क्वेश्चन को लिखूं और उसको रीड करके आपको बताऊं कि भाई आपको कैसे सोचना है उसको, भाई कैसे सॉल्व करने के लिए उससे क्या क्या मुझे गिवन निकालना है, कैसे समझना है क्वेश्चन को। इस वजह से मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। ठीक है, अदरवाइज मैं क्वेश्चन को रीड भी कर सकता हूँ और डायरेक्ट गिवन लिख के सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन नहीं भाई, मुझे आपको समझाना है और आप कभी भी दोबारा फंसो मत इसको लेकर के। ठीक है, इस वजह से मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। तो आप क्वेश्चन को मैंने लिख लिया, अब इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। रीड करने के बाद इससे गिवन को बाहर निकाल लेंगे। एन इलेक्ट्रिक फैन रन्स 220 वोल्ट, आपको वोल्टेज मिल गई। तो वोल्टेज कितनी है भाई, वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक है, वो किससे, मेन सप्लाई से। ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज, आपको करंट गिवन है 0.6 एम्पियर कोई। एट व्हाट रेट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द फैन। ठीक है, व्हाट मच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन 2 मिनट, आपको टाइम गिवन है 2 मिनट। अच्छा, मिनट में तो काम चलेगा नहीं, तो सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब सेकंड में क्या करेंगे, इसको इंटू 60 कर लेंगे, दैट विल बी 120 सेकंड। 120 सेकंड। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा इन्होंने, एनर्जी पूछी है, एनर्जी पूछा है। अब एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू P इंटू टी। अब हमको एनर्जी के लिए पावर चाहिए, टाइम तो चलो पता है, टाइम मुझे पता है, मुझे चाहिए पावर। अब पावर तो मुझे गिवन नहीं, तो पावर निकालनी पड़ेगी V और I की हेल्प से। तो पावर का एक मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू V इंटू आई। रैपिड रिवीजन में हम लोगों ने P इज इक्वल टू V इंटू आई पढ़ा है। इस पे वैल्यू रखते हैं वैल्यू और यहाँ से पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 6 इंटू 0 0, 6 टू 12 1 करेंगे, 6 टू 12 1 करेंगे 13, दैट विल बी 132। 132 आ गया क्या, वॉट पावर आ गई भाई आपकी। अब हम एनर्जी निकाल सकते हैं आराम से। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू P इंटू टी, दैट मीन्स 132 इंटू टाइम, दैट विल बी 120।
तो 12 इंटू 2 24, 2 गिर गई, 12 इंटू 3 दैट मीन्स 36, 36 प्लस 2 38, 12 इन द 12, 12 प्लस 3 15, और ये आपका आ गया एनर्जी, दैट मीन्स ये जूल में होगी। ठीक है, क्लियर हो गया, एकदम इजी बिजी हो गया भाई, चलो समझ में आया। ठीक है, ऐसे भी घुमाऊ सवाल होते हैं, कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। देखो आपको वी और आई दिया था, टी दिया था, आपको इसकी हेल्प से पावर निकालनी थी। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, इसकी वजह से पावर निकाले, पावर के बाद इसको यहाँ पर पुट कर दिए, 15,840 एनर्जी आपकी है, जूल एनर्जी आ गई। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, इन 2 मिनट पूछा है तो भाई जूल पर सेकंड भी इसकी हो सकती है। ठीक है, उसने पूछा है हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन 2 मिनट, तो 15,840 जूल पर सेकंड इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ से है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक आयरन of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere, calculate heat। आपको हीट जितनी उसमें डेवलप्ड हुई वो आपको फाइंड करना है, कर लोगे, बहुत इजी है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मैंने एक ही फॉर्मूला बताया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आपको सब कुछ इसमें आई थिंक गिवन है, टाइम नहीं दिया गया, अच्छा दिया है, दिया है, दिया है। हीट इन 30 सेकेंड। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस भी गिवन है, करंट भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, और टाइम इस बार सेकेंड भी गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा रखना है भाई, सब वैल्यू और फाइंड करना है। 5 स्क्वायर दैट विल बी 25, और रेजिस्टेंस आपका 20 है, दैट विल बी 20 मल्टीप्लाई 20 और इंटू 30। ठीक है, इसको कर लेंगे 25 इंटू 3 टू 6 दैट विल बी 600। क्लियर है, और 25 इंटू 6 दैट विल 25 इंटू 6 150। ठीक है, 150 और ये 2 जीरो इसके, तो 15,000 आपका आ गया जूल। ठीक है, ये आपकी हीट आ गई, बोलो क्लियर है, बहुत इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई, डायरेक्ट हवा में और हवा में चला गया। चलो इसके बाद, इसके बाद बहुत अच्छा सवाल है, वाह, मुझको लगता है ये तो मेरा भाई फेवरेट क्वेश्चन है। इफ द करंट आई थ्रो रजिस्टर, ये मार्कर बोलता हूँ मैं, थ्रू अ रजिस्टर is increased %, then increase in power dissipated will be। ठीक है, भाई क्वेश्चन बुक करते हैं, रीड। इफ द करंट आई थ्रो अ रेजिस्टर इज इंक्रीज बाई 100%, अगर एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, या फिर रजिस्टर ही कह लो, जो रजिस्टर है उससे जो करंट है वो 100% इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कह रहा है पावर में क्या चेंज होगा, पावर कैसे धीरे धीरे डिसिपेट, का मतलब होता है धीरे धीरे फिनिश होना, खत्म। ठीक है, तो ऐसा कुछ पूछा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा टाइप का लग रहा है, क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन एमसीक्यू में, बट इसको हम थ्योरी में लेके आए हैं, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ठीक है, जब क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लगने लगे वो समझ लीजिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर था।
और सीबीएसई क्या करता है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही ज़्यादा सॉल्व क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्योंकि क्या बच्चे क्या होते हैं ना, उससे क्वेश्चन पढ़ते तो है नहीं, इस वजह से आप क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आप बच्चे सीबीएसई ऑर्गेनाइज करता है, तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा, ठीक है। क्वेश्चन को रीड अच्छे से करते हैं और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इफ द करंट आई थ्रो अ रजिस्टर इज इंक्रीज बाई 100%, ठीक है, अगर करंट 100% बढ़ रही है, 100% बढ़ रही है, तो पावर में क्या इंक्रीज आएगा, धीरे धीरे क्या चेंज आएगा उसमें, है ना। तो करते हैं पावर का और करंट का दो फॉर्मूला होता है, वोल्टेज और V इंटू आई और आई स्क्वायर आर। अब यहाँ पर रजिस्टर की बात की गई है, इसका मतलब वोल्टेज की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है, तो हम आई स्क्वायर आर ही लेके चलेंगे, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूँ P1, तो जो P2 होगा वो उसका 2 टाइम्स होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आई स्क्वायर आर, ठीक है, ठीक है। उसका 2 टाइम्स क्या होगा पावर P2, तो इसको कर लेते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4i स्क्वायर आर। अब हमको नेट पावर चाहिए, नेट पावर चाहिए, दैट मीन्स P चाहिए, तो P2 माइनस P1 दैट विल बी 4i स्क्वायर आर माइनस आई स्क्वायर आर, ये आपका हो जाएगा 3i स्क्वायर आर, और आई स्क्वायर आर कौन था, P1 था, तो इसको मैं 3P1 कह सकता हूँ, इसको मैं 3P1 कह सकता हूँ। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस पे इसके परसेंटेज निकालेंगे, इसका परसेंटेज निकालने के लिए 3P1 अपॉन P1 इंटू में 100 फॉर फाइंडिंग अ परसेंटेज। तो क्या करेंगे, P1 से P1 को कैंसिल कर देंगे और 3 इंटू 100 करेंगे, दैट विल बी 300%। तो पावर में कैसा चेंज आया, पावर कैसे कैसे बढ़ेगी, इसमें बढ़ने की बात की है, तो 300% वो इंक्रीज होगी, धीरे धीरे होगी, जब करंट 100% बढ़ रही होगी, ठीक है। क्लियर हुआ, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एमसीक्यू है, ठीक है, क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। इसके बाद अब जो मैं क्वेश्चन लिखने चाह रहा हूँ वो तो मेरा कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है, ठीक है, और यहीं पर मैं रजिस्टिविटी की यूनिट को फाइंड करना बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ अ, मैं इसको सोच रहा हूँ बोल के बता दूं क्या, इफ अ L length of wire whose cross sectional area, अब मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं इसकी रिफिल चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को लिखते हैं भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए, the resistivity is rho if the wire stretch and then length become double area become half, then what will be the change in new resistance। इस क्वेश्चन को पहले रीड करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता है, मैंने अभी आपको रैपिड रिवीजन के अंदर R इज इक्वल टू रो एल बाई एक मैंने फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा था कि रजिस्टिविटी की यहाँ से यूनिट पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका प्रूफ पूछ लेते हैं, कहते हैं डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, ठीक है। कैसे होती है, देखो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, हमको इसकी फाइंड करनी है, लेंथ की होती है मीटर और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर से 1 मीटर के कट जाएगा और ये वाला मीटर रह जाएगा, तो दैट विल बी ओम मीटर जो होती है वो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है, क्या होती है, ओम मीटर, ठीक है। कहीं कहीं पर ये ऐसे भी लिखी होती है,
ठीक है, ये इसकी यूनिट है। और कभी कभी ड्राइव करने को आ जाता है, तो आ जाए तो अब से आप लोग गलत नहीं करेंगे, एकदम क्लियर कट सही सही करके आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है, मुझे याद है क्या लिखा है। ये सपोज करो ये मार्कर नहीं, एक वायर है, ठीक है, इसको वायर मानो। ये इसकी लेंथ जो है वो एल है, इसकी लेंथ क्या है, एल है। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। देखो मैंने एक मार्कर लिया, वायर लिया, सॉरी वायर, और इसकी जो लेंथ है वो एल है, और जो एरिया है वो ए है, और रेजिस्टिविटी इसकी रो है, वही इसने बोला। ठीक है, इसने बोला है इफ अ लेंथ ऑफ वायर हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए, एल लेंथ ऑफ वायर एंड रेजिस्टिविटी इज रो, इफ द वायर इज स्ट्रेच। मैंने इस वायर को अगर मैंने स्ट्रेच किया, तो जब इसको स्ट्रेच करेंगे तो एरिया कम हो जाएगा और लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। कुछ ऐसा हो सकेगा, लेंथ हो गई डबल और एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया, बट रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी। मटेरियल पर कोई चेंज आएगा क्या, ये अभी भी प्लास्टिक है, और जब इसको खींच लें या कुछ कर लें तो भी वो प्लास्टिक ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह वायर को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, ऊपर से उसकी जो रबड़ होती है वो चढ़ी हुई होती है, जब उसको स्ट्रेच करेंगे तो भी वो रबड़ में ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, इसकी भी होगी, दैट मीन्स मटेरियल जो होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो ये वाला वायर है, ये वाला, इसका रेजिस्टेंस सपोज करो रो एल बाई ए लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। जब इसकी बारी आई तो आर डैश इसको मैंने मान लिया, इसकी हो गई रो, एल की प्लेस पे 2l लिख देंगे और एरिया के प्लेस पे a बाई 2 लिख देंगे। ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो दैट मीन्स आर डैश इज इक्वल्स टू रो 4l बाई ए हो जाएगा। ठीक है, 4 को थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, तो रो एल बाई ए ऐसे हो जाएगा। अब देखो रो एल बाई ए यहाँ पर भी वो आर के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ आर डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आर। जो न्यू वाला रेजिस्टेंस होगा, जब मैंने वायर को स्ट्रेच कर लिया है, तो जब उस पर जो चेंज आएगा वो 4 टाइम्स होगा पुराने वाले रेजिस्टर के। क्लियर हो गया, न्यू वाला रेजिस्टेंस 4 टाइम्स ज्यादा होगा पुराने वाले रजिस्टर से। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे स्टार लगा लिया जाए। चलो आई थिंक इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट। ठीक है, और मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और आई होप मज़ा भी आया होगा। ठीक है, चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद लास्ट पे आते हैं। तो आपको जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बहुत छोटा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द मिनिमम resistance that can be made using 5 resistor each 1/5 ohm। अब ये भी क्वेश्चन कुछ अटपटा सा लग रहा है, अगर अटपटा सा लग रहा है तो इसका मतलब ये भाई साहब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये भी क्वेश्चन है, और ये थ्योरी का सवाल है, एमसीक्यू नहीं है ना क्या। ठीक है, तो फाइंड द मिनिमम रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए, दैट कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर, ईच रजिस्टर हैविंग 1/5 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस क्लियर है। अब अभी मैंने पढ़ाया था मिनिमम और मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम की बात हो रही है, इस वजह से हम मिनिमम की बात करेंगे। तो मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जब मैंने बात की थी, तो वो किसके केस में आता है, पैरेलल के केस में आता है, पैरेलल के केस में। तो 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R by N होता है, R by N होता है, ऐसे ही बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, रेजिस्टेंस आपको कितना गिवन है,
रेजिस्टेंस आपको कितना गिवन है 1/5, ठीक। और n मतलब कितने रेजिस्टेंस हैं, तो यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस की बात की गई है, 5 रजिस्टर आपके हैं, तो यहाँ पर n की प्लेस पे 5 को पुट कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, तो 1/25 आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया 25 ओम, ठीक है। तो जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा, R इक्विवेलेंट मैं नहीं फाइंड कर रहा हूँ, मैं तो मिनिमम फाइंड कर रहा हूँ ना, तो 1/25 ही आएगा, ठीक है। यही आपका मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यही आपका मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। क्लियर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, an electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere current from the main supply, ठीक है। मेन सप्लाई, कैलकुलेट द रेट of at which heat developed in heater, heat developed in heater। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, उसके बाद गिवन इससे माइंड करते हैं। कह रहा है इफ इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम draws 15 ampere from the main supply, calculate the rate of at which heat developed in heater। आपको हीट फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है, फाइंड करते हैं, चलो। लेकिन उसने रेट पूछा है, रेट का मतलब उसने पावर की भी बात की है, उसने पावर की भी बात की है, ठीक है, इनडायरेक्ट की है बट की है, ठीक है, इनडायरेक्ट की है बट की है। कैलकुलेट द रेट एट विच, जब उसने रेट की बात की ना, तो रेट मतलब टाइम, रेट मतलब टाइम, और पावर इज इक्वल टू W/T, मैंने फॉर्मूला बताया था। अगर हीट एनर्जी के फॉर्म में या फिर हीट एनर्जी के फॉर्म में, तो P इज इक्वल टू H/T भी बताया था, P इज इक्वल टू H/T भी बताया था। तो इसकी हेल्प से ये फाइंड होगा, बट हमको इससे पहले हीट चाहिए होगा। सबसे पहले क्या चाहिए हुआ, हीट। तो हीट को फाइंड करते हैं, H इज इक्वल टू I²RT, ठीक है। करंट कितनी है 15 एम्पियर, ठीक है, 15 का स्क्वायर कर देंगे 225 होता है। रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम है, ठीक है। और टाइम, टाइम जस्ट मिनट भाई, मेन सप्लाई यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, यहाँ पर 2 आवर होगा, ठीक है, 2 आवर। तो आपसे ये पूछा गया है, चलो टाइम अब 2 आवर है, तो मुझे तो सेकंड में चाहिए, तो 2 इंटू 36 100 कर देंगे, दैट विल बी 7200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7200, तो यहाँ पे 7200 कर लेते हैं। क्लियर हो गया। अब इसको, ये आपकी हीट आ गई, अब मुझे क्या चाहिए पावर, तो P इज इक्वल्स टू H/T लगा देते हैं। आपको ये हीट गिवन है, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन, अब अपॉन में टाइम है, टाइम तो आपको 2 ही आवर लेना है, तो 2 आवर नहीं सेकंड में लेना है, तो दैट विल बी 7200। इस 7200 से 7200 को कट कर देंगे और 8 इंटू 205 कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। P इज इक्वल टू 8 5 40, 4 गिरेंगे, 8 2 16 प्लस 4 दैट विल बी 20, 2 गिरेंगे, 8 2 16 प्लस 2 दैट विल बी 18, तो 1800 वॉट क्या गई आपकी
वॉट पर सेकेंड, वॉट नहीं, एक मिनट, हीट तो भाई एनर्जी की फॉर्म है ना, तो जूल पर सेकेंड आएगी, जूल पर सेकेंड आएगी। क्लियर हो गया? जूल पर सेकेंड है भैया, जूल पर सेकेंड। क्लियर? ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ से हुई आपकी क्लास एंड। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन अच्छे से आए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करिए, आप अपनी NCERT बुक को उठा लीजिए और वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। हर एक सर्किट को आराम से सॉल्व करिए, बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।